बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आईटी का टॉपिक जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने रेफरेंसिंग की बात की थी और प्लेजरिज्म की बात की थी। फिर कुछ टॉपिक्स थे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रेलेवेंट थे। फिर इससे प्रीवियस लेक्चर्स पे अगर हम जाएं तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हैकिंग क्या होती है और एथिकल हैकिंग क्या है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। कि यहाँ ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हम अ, यानी कि कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बेस बनाते हुए हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक डेटा है तो आपको पता है डेटा हमारे पास ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है। डेटा को प्रोसेस करने से पहले यानी कि बिफोर प्रोसेसिंग जो हमारे पास एक डेटा होता है जिसको मीनिंगलेस डेटा भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली डेटा लेस वैल्यूएबल हमारे पास एसेट्स भी होते हैं, लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद इसमें से जब हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। अब जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा है, या हमारे पास ये किसी एक ये कह लें कि एक मीनिंगफुल हमारे पास मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन चुकी है। तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि हमें इसको सिक्योर करना है। अब जो सिक्योरिटी है बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बेसिकली अब अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करूं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समटाइम्स एब्रिवेटेड टू इन्फोसेक is concerned with the protecting information from unauthorized access। बेसिकली जो पर्पज है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी ये है कि इलीगल और अनऑथोराइज जितनी भी एक्सेस हैं उससे हमने अपने डेटा को सिक्योर करना है। इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं कि हम इनको क्यों सिक्योर करते हैं और इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मैं बात करूं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज नॉट ऑल अबाउट सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ preventing unauthorized access, usage, disclosure, destruction, modification, inspection, recording और distortion of information है। तो अगर ये बात की जाए कि आज से पहले अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको पता है कि जी जो मल्टी टायर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो बेसिकली वही जो क्लासिफिकेशंस थी वो हमारे पास वो फॉर्मल अलाइनमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी कि उनको ये भी कहा जा सकता है कि विद द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डन। एलन टोरिंग बेसिकली वाहद हमारे पास साइंटिस्ट थे जो कामयाब हुए कि उस डेटा को सक्सेसफुली डिक्रिप्ट करने में। अब ये बेसिकली इन सिग्मा मशीन्स थी बेसिकली जो जर्मन्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यानी कि विच वाज यूज्ड बाय जर्मन्स टू इनक्रिप्ट वारफेयर डेटा। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जब भी डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम डेटा को इनक्रिप्ट करें कि किसी भी अनऑथोराइज या इनलीगल जो यूजर है हमारे पास अगर वो हमारे डेटा को कैप्चर कर भी लेता है तो उसको हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म है डेटा की वो ना मिल सके। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या होता है, आर्ट ऑफ हिडन राइटिंग होता है। तो हम अपने डेटा को हाइड कर रहे होते हैं, हम डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, बहुत सारे साइफर्स यूज होते हैं जो आपके प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं और वो उसकी ओरिजिनलिटी को हाइड करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि जी हमारे पास क्या क्या हो सकता है कि अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेस बनाते हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम अब देखें कि हमारे पास सबसे पहले
द CIA बेसिकली एब्रीवेशन है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की। तो CIA बेसिकली क्या है जी, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है। ऐसे अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास पॉलिसीज आती हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन आती है, एंड देन हम रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जी कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी कि CIA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स का पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी आती है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली देखें कहते हैं अलाउज ओनली ऑथोराइज सब्जेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जी अगर हम ये बात करें कि मींस अलाउज एनी या ओनली ऑथोराइज्ड subject access to information. If we say I have a password for my Gmail account, अगर फॉर एग्जांपल मेरा Gmail का पासवर्ड है और मैंने किसी के सामने अपने Gmail अकाउंट को ओपन किया है, तो अगर किसी ने मेरी पासवर्ड को या किसी ने मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को वहां से देख लिया तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो वायलेट हो गई है। या अगर हम ये बात एक और करें कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है, लाइक अगर हम बात करते हैं कि जी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉयज का पे रोल सिस्टम है, उस पे रोल सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट हमारे एम्प्लॉयज की जो सैलरीज है वो हमने सीक्रेट रखी हुई है कि जो जो हम अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, अगर यही इंफॉर्मेशन कहीं पे वायलेट हो जाती है तो हमारी वहाँ पे भी कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी वायलेट हो रही होती है। तो अगर हम ये बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट किस किन सेंस में हो रही होती है, तो उनमें आप देखें कि पासवर्ड्स हैं हमारे पास, इसी तरह अगर हम ये कह लें कि जी इट वुड बी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसमें पासवर्ड्स हैं, इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, एंड डिफेंस अगेंस्ट द पेनिट्रेशन अटैक्स आर ऑल टेक्निक्स डिजाइन टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये सारे हमारे पास मेजर्स हैं जिनको हम मेक श्योर करते हुए जो कॉन्फिडेंशियलिटी की वायलेशन है इससे बच सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की, हमारे पास इंटेग्रिटी है बेसिकली अलाउइंग ओनली ऑथोराइज्ड सब्जेक्ट्स टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन। अब जारी बात है कि जिस बंदे को हमने राइट्स दिए हुए, जिस बंदे को हमने प्रिविलेजेस दिए हुए, वही बंदा जाके उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली चेंज कर सकता है। ये नहीं है कि जी फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय को फायर कर दिया है तो वो उसके पास इतनी एक्सेस है कि वो जाते हुए आपके सारे डाटा को है वो मॉडिफाई कर गया या आपके सारे डाटा की जो फाइल्स हैं उनको किसी दूसरे सिस्टम पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करके चला गया है। तो उसका बेसिकली क्या रीजन है कि हमने अभी बात की है कि जो इंफॉर्मेशन है ये हमारा वैल्यूएबल एसेट होता है। अगर यही हमारी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या हमारे कंपिटिटर्स के साथ ये शेयर हो जाती है तो डेफिनेटली वो जो इंटेग्रिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जी इंटेग्रिटी बेसिकली क्या है, मींस अलाउइंग एनी ऑथराइज्ड सब्जेक्ट टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, मींस मेंटेनिंग, इसी तरह हम कह सकते हैं एक्वायरिंग एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज को डिफरेंट वजूहात के ऊपर हम जॉब से भी यानी कि निकाल देते हैं या जॉब वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एंग्री एम्प्लॉयज का। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं कर रही है, उसके टास्क या उसकी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन्होंने उसको फायर कर दिया, मीन जॉब से निकाल दिया। अब ये नहीं है कि जी वो जब जाते हुए वो आपके सारे डाटा को या सारी आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कॉपी करके ले गया या वो किसी भी अनऑथोराइज्ड इलीगल जो यूजर्स हैं उनके साथ शेयर कर रहा है। तो इस तरह से हमारी इंटेग्रिटी जो है वो वायलेट होती है। अवेलेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अवेलेबिलिटी हम ये कह सकते हैं कि जी इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। तो सारी बात है कि अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जब भी हमें कोई रिसोर्स चाहिए तो हमें उस टाइम पे जब उसकी ज़रूरत है अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये बात मैं इसी तरह से करूँ कि मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल इफ वन needs to access information of a particular employee to check whether the employee has outstanding
द नंबर ऑफ लीव्स। फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है कि जी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की लीव्स को फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली अगर हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी होगी डाटा की तो तभी हम चेक कर सकते हैं। तो इन दैट केस इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन फ्रॉम different organizational teams like network operations, development operations, incident response and policy and change management। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आता है कि जी हमारे पास अवेलेबिलिटी कब नहीं हो सकती, इसमें हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स आते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, इज वन ऑफ द फैक्टर दैट कैन हैम्पर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर हम उनको देखें तो किस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जी जो अगर हम ये कहें कि प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है नॉन रेपुडिशन। नॉन रेपुडिशन का मतलब क्या होता है कि मींस वन पार्टी कैन नॉट डिनाई रिसीविंग अ मैसेज और a transaction, nor can the other party deny sending a message of a transaction। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें क्रिप्टोग्राफी के अंदर जाके तो कहते हैं इट इज sufficient to show that message matches the digital signature signed with sender's private key and that sender could have sent a message and nobody else could have altered it in transit। Data integrity and authenticity are prerequisites for non-reputation। अब जारी बात है कि जी जिस बंदे ने डाटा को इनक्रिप्ट किया है तो वो किसी ना किसी की से इनक्रिप्ट किया है, तो वो जब वो उसको ट्रांजिट करेगा तो जारी बात है कि जी वो जो की है वो भी किसी सिक्योर चैनल से मूव कर रही होगी, किसके पास, रिसीवर के पास। अगर डाटा की इंटेग्रिटी आती है या डाटा की अथेंटिसिटी आती है तो ये दोनों चीजें जो है बेसिकली हमारे पास किस पे आती हैं, प्री रिक्विजिट्स में आ रही होती हैं, किसमें, नॉन रेपुडिशंस के अंदर। ऐसे ही हमारे पास अथेंटिसिटी है। अगर हम अथेंटिसिटी की बात करें तो मींस वेरीफाइंग दैट यूजर्स आर हाउ दे से they are and that each input arrives at the destination in the is from trusted सिक्योर सोर्सेज से। तो प्रिंसिपल क्या आएंगे हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि इफ टेक सम एग्जांपल सेंडर सेंड्स द मैसेज along with the digital signature which was generated using the hash value of message and private key। तो अब आप देखें कि एक मैसेज उसने सेंड किया जो बेसिकली किससे जा रहा है, हैश उसने जो वैल्यूज हैं वो यूज करते हुए उसने जनरेट किया है। कहता है रिसीवर साइड पे क्या होता है, डिजिटल जो हमारे पास सिग्नेचर होते हैं वो डिक्रिप्ट होते हैं यूजिंग द पब्लिक की जनरेटिंग अ हैश वैल्यू एंड मैसेज इज अगेन हैश्ड टू जनरेट द हैश वैल्यू। इफ अगर हम ये बात करें कि टू वैल्यूज मैचेस, पहली वाली जो सेंडर की है और दूसरी जो रिसीवर की, अगर दोनों मैच करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जी आपकी वैलिड ट्रांसमिशन विद ऑथेंटिक और वी से जेन्युइन मैसेज रिसीव्ड एट द रेसिपिएंट साइड। तो इसका मतलब है कि हैश वैल्यू जो सेंडर ने जनरेट की और हैश वैल्यू जो रिसीवर ने जनरेट की, दोनों की वैल्यूज अगर मैच होती हैं तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रही है वो वैलिड है और जो मैसेज हमने रिसीव किया है जो रेसिपिएंट साइड पे आ रहा है वो आपके पास जेन्युइन मैसेज था जो एक्चुअली सेटर ने सेंड किया था। इसी तरह अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की भी बात होती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट it should be possible to trace action of an entity uniquely to that entity। For example अगर हम ये बात करते हैं we discussed in integrity, अगर हम integrity section में जाएं, not every employee should be allowed to do change in अदर एम्प्लॉयज डाटा। तो जाहिर बात है इंटेग्रिटी में हमारे पास क्या है कि सिर्फ ऑथराइज्ड जो हमारे पास है सब्जेक्ट टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, ये नहीं है कोई भी बंदा है उसके पास इतने राइट्स हैं कि वो बैठा हुआ किसी दूसरे की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को या वो उसके सीक्रेट डाटा को या उसके अकाउंट्स के अंदर जो सेटिंग है उसको जाके मॉडिफाई कर सकता है या चेंज कर सकता है। ये बेसिकली किस में आते हैं, अकाउंटेबिलिटीज में आ रहे होते हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कि जी रिवर्स सीआईए क्या है। अब रिवर्स अगर हम सीआईए की बात करते हैं तो रिवर्स सीआईए के अंदर हमारे पास
कॉन्फिडेंशियलिटी आती है तो कहते हैं प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर हम ये बात करें कि जी सीआईए के अंदर talk about authorization is confidentiality, integrity, and availability, but to keep information 100% secure. We consider another aspect of reverse CIA with uh, different angles of authorization in confidentiality, integrity and अवेलेबिलिटी। तो हमारे पास और भी डिफरेंट पहलूज हो सकते हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए इन सारी जो रिवर्स सीआईए है, सीआईए हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड हमारे पास अवेलेबिलिटी की बात हो रही होती है। तो इसी तरह ही अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जी हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, अब आप देखें कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारे पास बेसिकली क्या है जी, हमने प्रिवेंट करना है इससे अनऑथराइज्ड सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी हाइड फ्रॉम अनऑथराइज्ड सब्जेक्ट। तो हमने कौन सी इंफॉर्मेशन को हाइड करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को हमने लोगों से छुपा के रखना है, तो ये सारी चीजें हम पहले मेजर कर चुके हैं। लाइक अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी कब इम्प्लीमेंट हो सकती है, जब हम अपने डाटा को सिक्योर करेंगे, जब हम अपने डाटा को हाइड करेंगे, उसके ऊपर हमने इतने सिक्योरिटी चेक्स लगा सकें, लगाए हुए हैं कि अनऑथराइज्ड और इलीगल जो हमारे पास यूजर्स हैं उस डाटा को एक्सेस ना कर पाए। ऐसे इंटेग्रिटी की बात करें तो इंटेग्रिटी प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड सब्जेक्ट फ्रॉम मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन। अगर इसको मैं यूं कहूँ कि on one side if we are allowing authorized subject to modify information, on the other side अगर ये मैं कहूँ कि रिवर्स जो हमारे पास इंटेग्रिटी है, वी हैव टू प्रिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसी तरह अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी में आपने प्रिवेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम बिगनिंग सॉरी फ्रॉम बीइंग इनएक्सेसिबल व्हेन नीडेड। तो अगर हम यही बात अगर ये कहें कि रिवर्स के अंदर कि देयर शुड बी नो हमारे पास सिचुएशन इन विच द इंफॉर्मेशन इज इनएक्सेसिबल। तो इसी तरह ही हम बात करेंगे कि सीआईए को हमने यूज कैसे करना है। तो यूजिंग सीआईए है तो इससे पहले हमें ना माइंड के अंदर कुछ बातें रखनी है। माइंड के अंदर हमने क्या बातें रखनी है कि जी हमारे पास जो थिंक इन टर्म्स ऑफ द कोर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल। तो इसमें कीप इन mind that confidentiality, integrity and availability is maintained using core information security principles। अब हमारे पास वो core information security principles क्या क्या हो सकते हैं, what are the threats that can impact confidentiality, integrity and availability। after knowing the threats, अगर हमें threats का पता चल जाता है तो फिर then क्या करने के हम no what are the control measures that can be helpful to reduce those threats। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जी हमारे पास वो थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं तो जो हमारे पास सिक्योरिटी की वायलेशन में आते हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जी हम थ्रेट्स की, तो थ्रेट्स पे जाके हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही होती हैं जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को या हमारी इंफॉर्मेशन को वो वायलेट कर रही होती हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे अभी हमने बात की है कि जी थ्रेट्स में कि हमारे पास थ्रेट्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर अटैक्स भी हो सकते हैं, हमारे पास मालवेयर्स भी हो सकते हैं। मालवेयर्स हमारे पास बेसिकली फर्दर इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास इन्फेक्शन मेथड्स आते हैं और मालवेयर एक्शंस आते हैं। अगर हम इनफेक्ट मालवेयर की बात करें तो मालवेयर बेस कर रहा होता है इन्फेक्शन मेथड्स के ऊपर। तो उस मेथड में हमारे पास वायरसेस आ रहे होते हैं, वर्म्स आते हैं, ट्रोजन्स आते हैं और हमारे पास रूट्स आ रहे होते हैं। अगर हम मालवेयर की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस, तो उसमें एडवेयर आ रहे होते हैं, स्काईवेयर आ रहे होते हैं, रनसमवेयर आ रहे होते हैं, हमारे पास इस तरह से रूट किटीज हैं, ज़ॉम्बीज हैं। तो ये सारे बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं कि जो हमारे पास थ्रेट्स होते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो। तो अगर हमारे पास कोई थ्रेट आ जाता है तो डेफिनेटली हमें फिर उसके लिए कोई काउंटर मेजर्स रखने पड़ेंगे कि हम किस तरह से इनसे यानी कि बचा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी तरह ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो हाउ डज दिस थ्रेट इम्पैक्ट द सीआईए। तो जाहिर बात है कि अगर कोई भी थ्रेट आता है, अगर कोई वायरस आ जाता है तो वो आपके डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, आपके डाटा को चेंज कर सकता है, आपके डाटा को डिलीट कर सकता है, आपके डाटा को की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जी हमारे पास कोई
टॉप 5 जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रांचेस आती हैं इसके अंदर। अब ये बेसिकली ब्रांचेस क्या होती हैं, बेसिकली ये हमारे पास खिलाफ वर्जियाँ होती हैं कि जी हम किस तरह से वायलेशन कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे पॉपुलर जो थी वो हमारे पास याहू डाटा ब्रांच थी, जो आज से पहले कोई अगर हम ये कहें कि जी याहू जो है वो दुनिया की वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफर करती है न्यूज़ को एंड ईमेल सर्विसेज को। तो कोई 500 मिलियन यूजर्स हैं जो 2014 के अंदर साइबर अटैक्स हुआ था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 2014 के अंदर एक साइबर अटैक हुआ जिसके अंदर 500 मिलियन यूजर जो थे वो इफेक्ट हुए थे। और उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि जी जो कंपनी लेटर एडमिटेड दैट देयर वाज एन इवन लार्जर ब्रीच that happens in 2013 and went unnoticed for that time। तो ब्रीच में बेसिकली उन्हें क्या हुआ था कि जी लीक हुए थे उनके यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन अराउंड 1 बिलियन यूजर्स की। तो 1 बिलियन यूजर्स का डाटा जो था वो 2000 हमारे 13 के अंदर जो था वो हैक हुआ था या लीक आउट हो गया था। तो ये याहू ब्रांच एक हमारे पास डाटा ब्रांच था जो याहू मैसेंजर जो लोग यूज करते थे उनकी इंफॉर्मेशन जो थी वो हैक हो गई थी। इसी तरह ही हमारे पास टारगेट डाटा ब्रांचेस आती हैं यूएसए के अंदर, यानी कि 8 लार्जेस्ट रिटेलर था यूएसए का अनाउंस द सिक्योरिटी ब्रांच इन 2013 दैट अफेक्टेड 40 मिलियन कस्टमर्स। तो ये 40 मिलियन कस्टमर जो थे वो इफेक्ट हुए थे। द कंपनी अनलाइक मोस्ट अदर विक्टिम्स कंपनी डिसाइड टू do something to maintain user trust. The company later in 2015 agreed to compensate to customer पे 10 मिलियन। तो उन्होंने उसको पे किया था 10 मिलियन। इसी तरह माई स्पेस डाटा ब्रांच की बात होती है हमारे पास, और बहुत सारे डाटा ब्रांचेस की बात होती है जिसमें जाके हम ये कह सकते हैं कि जी डाटा की जो है वो खिलाफवर्जी हो रही है, डाटा हैक किया जा रहा है, डाटा को इलीगली अनऑथराइज्डली एक्सेस किया जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास है what controls can be used to reduce the risk of CIA if we increase the confidentiality, will we decrease availability। तो जाहिर बात है कि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जितना डाटा कॉन्फिडेंशियल होगा, जितना डाटा सिक्योर होगा, उतना ही एक्सेसिबिलिटी में नहीं होगा। तो सारी बात है कि जी हमें इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। अगर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है, कॉन्फिडेंशियल है, तो उसकी इंटेग्रिटी भी होगी। और अगर उसकी इंटेग्रिटी है तो डेफिनेटली उसकी क्या अवेलेबिलिटी है। तो ये बेसिकली जो मेजर्स हैं ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम कोई पॉलिसीज, कोई प्रोसीजर्स, कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिक्योरिटी हमारे पास गवर्नेंस में बेसिकली सिक्योरिटी गवर्नेंस इज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप फॉर मैनेजिंग रिस्क। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही होती है तो हमें पता है कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बना रही होती है, रिलेशनशिप्स बना रही होती है, उसमें उसकी पॉलिसीज आती हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, कौन कौन सी गाइडलाइंस होंगी जिनको बेस बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि जी हमारे पास सबसे ऊपर सीईओज होते हैं, फिर हमारे सीनियर मैनेजर्स होते हैं, फिर टेक्निकल टीम लीडर्स होते हैं, फिर नीचे एंड सो ऑन वो आप ये कह लें कि एंड यूजर तक वो सारी की सारी एक्टिविटीज को मैप अप किया गया होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि हर बंदे को पता हो कि उसके प्रिविलेजेस क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, वो उसके पास कितनी एक्सेस है, वो डाटा को कब किस टाइम पे एक्सेस कर सकता है, उसके पास क्या ऐसी अथॉरिटी है कि वो डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है। ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर यहाँ पे हम बात करें, देखें कि जो पॉलिसी मैपिंग है, तो पॉलिसी मैपिंग में हमारे पास लॉज आते हैं, रेगुलेशंस आती हैं, रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ जहाँ पे ये कह लें कि कोई मैन्युफैक्चरिंग आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, अब वो किसी कस्टमर से अगर या ये कह लें कि जी किसी कंपनी ने उनको ऑर्डर दिया है कि जी हमें इतनी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो बेसिकली क्या होगा कि जी वो जो इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली उनके साथ जो ऑर्डर
टेकिंग का एक प्रोसेस है वो होगा कि जी उनको क्या चीज़ बनवानी है, कब बनवानी है, कितनी क्वांटिटी में है, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी को भी मेजर करना है, उसके अंदर वो चीज़ें कितनी होनी, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी, एक सीक्वेंस होगी। फिर उसको ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को डेफ़िनेटली एचआरएम के अंदर उनकी जो एक प्रोसेसिंग टीम है उसके पास भेजा जाएगा। उस प्रोसेसिंग टीम से उस इन्फॉर्मेशन को फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में भेजा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाले उतने ही ऑर्डर्स, उतनी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, फिर वो वापस इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ऑफ़िस में भेजेंगे, वहाँ से भी इसको प्रोसेस होगा, शिपमेंट होगा। तो ये सारा जितना भी प्रोसेस होता है बेसिकली ये हमारे पास एक थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा होता है। तो जब तक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, किसी भी बंदे को ये पता नहीं चलेगा कि उसके क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या राइट्स हैं, वो किसको यानी कि इमीडिएटली रिस्पोंडेंट है, यानी कि किसको वो जवाबदेह है कि जी वो, या ये कह लें कि जी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये बात मैन्युफैक्चरिंग यानी कि यूनिट में भेज रहे हैं तो उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे थी, उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आ रहा होता है। तो जिसमें जनरल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होती हैं, फिर फंक्शनल पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कैसे गाइडलाइंस होंगी हमारे पास और उनको कैसे हम बेसलाइन्स पे लेके आ सकते हैं। आगे पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिसीज में देखें, पॉलिसीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंटेंशंस एंड गोल्स। तो इसमें हमारे पास जो बेसिकली पॉलिसीज हैं, अब पॉलिसीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वो सपोर्ट कर रही होती है एंड अप्रूवल इज वाइटल टू एक्स सक्सेस। अगर यही बात अगर हम करें कि पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल्स रूल्स एंड गाइडलाइंस, पॉलिसीज का है बेसिकली प्रोसीजर्स हैं जो क्या करते हैं सपोर्ट द सीनियर मैनेजमेंट। तो वो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से आपके पास एक सपोर्ट होती है। जनरल हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि उनका बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है, माइंड आता है कि उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि जी हम एक टारगेट उन्होंने अपने माइंड के अंदर सेट किया होता है कि हमने कौन सा जो टारगेट है, हाई लेवल टारगेट है, उसको अचीव करना है। जनरल एंड हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स आर वेल डिफाइंड। तो ये बेसिकली ये डिफाइंड होते हैं, तो फिर इन्हीं को ही बेस बनाते हुए उन्हीं के ऊपर पॉलिसीज बन रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एक आपकी कंपनी है या कोई भी आपका एक ब्रांड है जो मार्केट का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके जो कंपटीटर हैं वो क्या करते हैं कि उसको compete करने के लिए डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर बनाते हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे कि हम उसको compete कर सकते हैं। हम टारगेट ऑडियंस को कैसे जाके वहाँ पे यानी कि ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, उसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। अब आपने देखा होगा डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो दूसरे ब्रांड्स को compete करने के लिए अपनी पॉलिसीज लेके आते हैं, लाइक कुछ प्रमोशंस चल रही होती हैं, कुछ क्वालिटीज पे बात करते हैं, कुछ कस्टमर सर्विसेज पे बात कर रहे होते हैं, कुछ फ्री ऑफ सर्विसेज होती हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से ही प्लान्ड होती हैं कि क्या पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे वो एग्जीक्यूट होनी है। तो ये सारी जनरल हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्सेप्टेबल यूज होता है, इंटरनेट एक्सेस है, लॉगिनिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एटसेट्रा, तो ये भी उस पॉलिसीज का पार्ट होते हैं। तो अगर ये बात करते हैं कि जी सिक्योरिटी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर of high level policies does not specify the technical aspects such as operating systems की बात करते हैं, vendors की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास acceptable use आता है इंटरनेट का की एक्सेस आती है, हम लॉगिंग की इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि या नहीं दे रहे हैं। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो हमने उनको ये अलाउ किया है कि उसको वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे वो कोई लॉगिन कर सकते हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी इससे रेलेवेंट जितने भी वो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी जो है वो पॉलिसीज का पार्ट होती हैं। ऐसे पॉलिसीज के बाद हम अगर बात करते हैं प्रोसीजर्स की, तो प्रोसीजर्स में हमारे पास यहाँ पे देखें कि क्या आता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटेल्ड स्टेप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि डिटेल्ड हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक पूरी की पूरी गाइडलाइन होती है। तो प्रोसीजर्स आर डिटेल्ड स्टेप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिक्वायर्ड बाय पॉलिसी। तो ये पॉलिसी के अंदर हमारे पास प्रोसीजर्स पहले ही प्लान किए जा चुके होते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर ये बात करें कि जी हमने एडिंग
यूज़र अकाउंट्स हैं डिलीट करने हैं यूज़र अकाउंट्स को या चेंज करना है मैनेजमेंट का या तो इसमें ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो पॉलिसी के अंदर पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम प्रोसीजर्स में लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या है जी कि अगर हम ये कहें कि जो हमारे पास आते हैं कमीशनिंग रिसोर्सेज है, एडिंग यूजर अकाउंट्स हैं, डिलीटिंग यूजर अकाउंट्स हैं, चेंज मैनेजमेंट है, तो आपके पास क्या है इतने प्रोसीजर है कि जो पॉलिसीज के अंदर आपने बताए थे कि वो प्रोसीजर किस तरह से होगा कि नया अकाउंट अगर बनाना है या नए अकाउंट को आपने उसकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है, उसकी चेंज करना है या उसकी जो हमारे पास मैनेजमेंट का जो एक पूरा प्रोसीजर है उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स के अंदर बताई जा रही होती है। इसी तरह ही अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड्स बेसिकली हमारे पास ये कह लें कि स्टैंडर्ड्स आर द लो लेवल डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल इन्फोर्स द पॉलिसी। अगर स्टैंडर्ड्स की बात होती है तो स्टैंडर्ड्स बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि यूज ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज इन अ यूनिफॉर्म मैनर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज इन अ यूनिफॉर्म मैनर रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा स्टैंडर्ड होगा, यानी कि किसी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड को हमें मीट करना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन के। हर बंदा उन स्टैंडर्ड्स को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि पासवर्ड स्टैंडर्ड्स की मे सेट आउट रूल फॉर पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी। तो विंडो हमारे पास जो स्टैंडर्ड होते हैं मे सेट आउट द रूल्स फॉर hardening Windows clients. Other examples may include applications, servers, tools, router configuration, etc. ये सारी चीज़ें हमने इनको इसी फॉर्म पे लेके आनी है कि जी हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उनके लिए हमने क्या क्या चीज़ें पॉलिसीज़ के अंदर पहले बताई हैं, तो वो प्रोसीजर्स में कैसे आएंगी, फिर उनको हमने स्टैंडर्डाइज करना है कि हम इससे हटके या इससे कम जो है वो हम चीज़ों को नहीं देख रहे होंगे। हमें एक यूनिफॉर्मिटी के अंदर हर बंदे के लिए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रखने पड़ेंगे और वो उसको मस्ट फॉलो कर रहा होगा। इसी तरह अगर हम गाइडलाइन की बात करते हैं तो गाइडलाइंस में हमारे पास देखेंगे गाइडलाइंस हमारे पास बेसिकली रिकमेंडेड मेथड्स होते हैं टू परफॉर्मिंग द टास्क। अगर हम बात करते हैं कि रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें अगर हम ये कह लें फॉर एग्जांपल पासवर्ड स्टैंडर्ड्स में डिफाइन दैट पासवर्ड शुड expire after a certain period of time. The password guideline would state that it is a best practice to expire password after 30 days. तो ये हमारे पास एक गाइडलाइन है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जी मालवेयर आते हैं, अदर एग्जांपल्स हमारे पास है मालवेयर है, क्लीन अप है, स्पाईवेयर आते हैं, हमने इनको रिमूव करना है, डाटा कन्वर्जन आती हैं, या हमारे पास और बहुत सारी ऐसे ही जितने भी सेटअप्स आते हैं तो ये गाइडलाइंस में आ रहे थे किस तरह से हमने इनको गाइड करना है, किस तरह से हमने इनको एक्सप्लेन करना है, या किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि गाइडलाइन जो हम दे रहे हैं किसके लिए, रिकमेंडेड मेथड फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। इसी तरह बेसलाइन की बात करते हैं तो बेसलाइन से हमारे पास मिनिमम हमारे पास ये कह लें कि जी मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। बेसलाइंस आर सिमिलर टू स्टैंडर्ड्स बट अकाउंट for different difference in technologies and versions from different vendors। अगर हम इसकी मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन माइट स्पेसिफाई दैट ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो कॉमनली या कंपनी विद अ मिनिमम ट्रस्टेड कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे होते हैं उनको किस तरह से बेसलाइन करना है। जैसे हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे आप देखें कि वेंडर्स आ रहे हैं या डिफरेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। लिनक्स 5 है, विंडोज 2000 है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है। तो ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी बेसलाइंस हैं कि हम इनको यूज करते हुए अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाके ट्रस्टेड कंप्यूटर सिस्टम जो है एवेल्युएशन क्राइटेरिया वो सेट कर सकते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड 2 का नाम दे रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बेस करते हुए हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है
ये जो इतनी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको मेक श्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि जी सिक्योरिटी हमारे पास जो वल्नरेबिलिटीज़ है, वल्नरेबिलिटीज़ क्या हो सकती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर के वीकनेसेस हैं और इसमें हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़ भी आती हैं, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ भी आती हैं। हार्डवेयर में हमारे पास क्या कह सकते हैं कि ओल्ड वर्जन हमारे पास हो सकते हैं सिस्टम्स के और डिवाइसेस के, अनप्रोटेक्टेड स्टोरेज हो सकती है और अनएन्क्रिप्टेड डिवाइसेज़ हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कि वल्नरेबिलिटी जो सॉफ्टवेयर्स में आती है तो उसमें हमारे पास क्या आ सकता है, लैक ऑफ इनपुट वैलिडेशन है, हमारे पास अनवेरिफाइड अपलोड्स आते हैं, इसी तरह क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की यहाँ पे बात होती है और हमारे पास अनएन्क्रिप्टेड डाटा आ सकता है। तो अगर हम इसके साथ अगर बात करें कि नेटवर्क की जो वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, तो इस नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ में हमारे पास क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस हैं, मालवेयर्स एंड मलिशियस सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वायरसेस आते हैं, कीलॉगर्स आते हैं या वर्म्स हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत इम्पोर्टेंट है नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर और इसी तरह ही हमारे पास मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल्स आती है। फायरवॉल बेसिकली हमें पता है कि यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डाटा को। अगर हमने इसको मिसकॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है तो डेफ़िनेटली ये भी नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ में आते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजरल हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। तो पासवर्ड प्रोसीजर्स है, हमने कहा कि पासवर्ड शुड फॉलो द स्टैंडर्ड पासवर्ड पॉलिसी, यानी कि अब आपने देखा होगा पासवर्ड पॉलिसीज़ के अंदर क्या-क्या होता है कि हमने अपर केस यूज़ करने हैं, लोअर करने हैं, कॉमन वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। अगर हम इसको फ़ॉलो नहीं करेंगे या इतनी लेंथ होनी चाहिए, तो ये हमारे पास प्रोसीजरल वल्नरेबिलिटीज़ में आता है। ऐसे ट्रेनिंग प्रोसीजर्स आते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे ट्रेन कर रखा है या हम अपने एम्प्लॉइज़ को किस तरह से सिस्टम के बारे में या उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी जो सिक्योरिटी है उसको हैंडल कर सकते हैं और एम्प्लॉइज़ को सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग थ्रेट्स के हमने अवेयर किया हुआ है कि जी ये चीज़ें किस तरह से होंगी। अगर हमें उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया या इनको हमने ट्रेनिंग नहीं दी हुई, तो डेफ़िनेटली वो जो एम्प्लॉइज़ हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के, अगर वो उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनको उन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। तो एम्प्लॉइज़ मस्ट नो व्हिच एक्शंस शुड बी टेकन एंड व्हाट टू डू टू हैंडल द सिक्योरिटी। एम्प्लॉइज़ मस्ट नेवर बी आस्क्ड फॉर यूज़र क्रेडेंशियल्स ऑनलाइन, मेक द एम्प्लॉइज़ नाउ सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग थ्रेट्स। तो यो अगर उनको पता है कि सोशल इंजीनियरिंग से और फिशिंग का, तो डेफ़िनेटली हमारा एम्प्लॉयी किसी भी यूज़र के क्रेडेंशियल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जी उसमें भी कोई आपका हैकर या आपका अनट्रस्टेड आपका यूज़र बैठा हुआ है या अनऑथराइज़्ड इल्लीगल एक्सेस करने वाला कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो आपके यूज़र्स की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है। तो डेफ़िनेटली अगर वो आपका एम्प्लॉयी शेयर कर देता है तो वो बेसिकली किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे हर्ज आ रहा था। तो वो डेफ़िनेटली वो जो आप ये कह लो कि एथिक्स की भी वायलेशन होती है और सिक्योरिटी की भी वायलेशंस हो रही होती हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पास बेसिकली ये कहें कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से बेस्ड था। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हमने डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात की, हमने सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की, हमने इंटीग्रिटी, हमने अवेलेबिलिटी की बात की, फिर हमने देखा कि जी कौन-कौन सी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा और हमने देखा कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको फिर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी इसके अंदर मज़ीद क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे और फैक्टर्स हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को। फिर इसके साथ हम नेक्स्ट इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे कि रिस्क कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है, रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।